अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जुनेद नबी चैनल के साथ और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है सलमान, जो कि आजकल बेल्जियम में पीएचडी कर रहे हैं। तो उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सलमान काइंडली अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमें। वालेकुम सलाम। अ, मेरा नाम सलमान है। मैं बेल्जियम से यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज से पीएचडी कर रहा हूँ इन केमिकल इंजीनियरिंग। और मेरा मास्टर्स जो है वो चाइना से है, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से। और मेरा बैचलर्स भी केमिकल इंजीनियरिंग में ही है यूटी लाहौर से। सो इट्स सही, बीन लाइक 8 months सिंस आई एम हियर इन बेल्जियम। और काफी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफी अच्छा है यहाँ का। हाँ जी। माशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान में बेसिकली किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर से। मेरी सारी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग जो भी है वो सारी लाहौर में ही हुई है। सही, उसके मतलब बाद लाहौरी बच्चे हैं आप? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा सलमान, आप पीएचडी जो कर रहे हैं उसका आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च फील्ड क्या है आपकी? मेरी रिसर्च फील्ड है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर में, कार्बन कैप्चर पे। आपको पता होगा यूरोप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर पे और एनर्जी ट्रांजिशन पे काफी काम हो रहा है आजकल। और इनका मेन फोकस यही है कि किसी तरह जो फॉसिल फ्यूल कंबस्शन है उसको कम करके दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आया जाए। तो मेरा भी वर्क जो है इसी से रिलेटेड है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। जी माशाल्लाह, यानी कि आप इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के अंदर जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसको कम करने पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बेसिकली बेल्जियम, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मैं जब यूटी में बेसिकली मैंने अपना बैचलर्स किया था यूटी लाहौर से केमिकल इंजीनियरिंग में, सिंस केमिकल इंजीनियरिंग वाज एक्चुअली माय पैशन। लाइक इट्स नॉट बाय चॉइस जैसे मोस्टली पाकिस्तान में होता है कि बाय चॉइस तो नहीं होता, आप जिस कैटेगरी में फॉल करके आपकी वही कैटेगरी होती है। लेकिन मैंने ये उस टाइम भी केमिकल इंजीनियरिंग अपनी प्रेफरेंसेस दी थी बेसिकली बिकॉज ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड। कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी केमिकल इंजीनियरिंग में थे, तो जस्ट बिकॉज उससे इंस्पायर होके। तो उसके बाद मेरा मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग में था चाइना से, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से। और आपने पूछा कि बेल्जियम का इंतखाब कैसे किया। बेल्जियम का इंतखाब इस तरह किया कि बेसिकली मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था उसका इंतखाब किया था, बेल्जियम का इंतखाब नहीं किया था। आप कह सकते हो कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑफर हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो मेरे रिसर्च वर्क से बहुत रिलेटेड था। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, उस पर जॉब पोजीशन आई हुई थी, पीएचडी पोजीशन। तो उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, मुख्तलिफ इंटरव्यूज हुए और फिर मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई। तो बेसिकली बेल्जियम को चूज नहीं मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था उसको चूज किया था, तो कह सकते हो आप। सही सही, माशाल्लाह। ये एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि आपने बेसिकली कंट्री नहीं चूज़ की थी, आपने बेसिकली फील्ड चूज़ की थी। तो अच्छा, जब आपने फील्ड चूज़ की, आपने यूनिवर्सिटी रैंकिंग वगैरह को तो भी कुछ देखा था? यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैंने एक नजर देखी थी। यूनिवर्सिटी रैंकिंग मुख्तलिफ क्राइटेरियाज देखे थे उनके, तो लेकिन पॉइंट ये था कि जो प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा था उस पे जो फंडिंग थी और जो रिसर्च वर्क था वो बहुत ज्यादा मेरे वर्क से रिलेटेड था। और उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे मुझे लग रहा था कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको परस्यू करूं। तो मैंने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को, इन चीजों को ज्यादा खातिर में नहीं लेके आया। और मोस्टली यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे होता है कि अगर आप की डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से है, बेशक उसकी जितनी भी रैंकिंग है, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क इस लेवल का है, इस कैलिबर का है कि आप उसको कैश करवा सकते हो, तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी बेटर नहीं करती। वैसे इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप कह लो कि 301 या 305 इस तरह है टाइम्स हायर एजुकेशन के मुताबिक। हाँ अच्छा जी। सलमान, हम अब ये दूसरे पार्ट के बाद अब तीसरे पार्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा है बेसिकली। अब हम बेसिकली, जो आपको पता है हमारा चैनल जो है, इसका भी ताल्लुक यही है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि बेल्जियम वगैरह के अंदर, जो यूरोप वाली साइड के ऊपर, हम कैसे पीएचडी को फाइंड आउट कर सकते यूरोप में बेसिकली इस तरह होता है कि आपने जब पीएचडी के लिए फाइंड करना है तो वो आपको, जैसे कि आपने मुझसे पूछा था शुरू में कि यार आपका, आपने बेल्जियम क्यों चूज किया या बेल्जियम क्यों चूज किया, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये होता है कि अगर आपकी किसी कंट्री की प्रेफरेंस है कि आप चाहते हो कि यार मेरा इटली में हो, बेल्जियम में हो, स्विट्जरलैंड में हो, स्वीडन में हो, तो एक कैटेगरी होती है कि उन यूनिवर्सिटीज की अपनी स्कॉलरशिप, पीएचडी स्कॉलरशिप्स होती है। जैसे कि इटली है, अब इटली एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इटली में मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी कम होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी बेस्ड पीएचडी ज्यादा होती है। तो वहां पे यूनिवर्सिटीज में एवरी ईयर हर यूनिवर्सिटी वहां पे पीएचडी पोजीशन ओपन करती है।
मेरिट बेस से होती है पीएचडीज, आप उस पर अप्लाई करते हो और मुख्तलिफ क्राइटेरिया के थ्रू। तो मैं बता ये रहा था कि इटली में इस तरह होता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो है हर साल वो अपनी पीएचडी ऑफर्स, पीएचडी पोजीशन ओपन करती हैं। हर उनका मुख्तलिफ पीएचडी साइकिल होता है जिसको वो बोलते हैं। तो हर ईयर पीएचडी का एक जो एडमिशन साइकिल है वो ओपन होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का, और उसमें वो मोस्टली मेरिट बेस होती है। आपकी सीजीपीए पे, आपकी पास यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आपका प्रोजेक्ट, आपका रिसर्च प्रपोजल, वो सारी चीजें उसके लिए मैटर करती है, इवन कि आपकी पब्लिकेशंस भी। अब आप अगर आ जाओ यहाँ पे बेल्जियम में, अब बेल्जियम में ऐसे है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसे पोजीशंस तो ओपन नहीं होती, लेकिन हर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशंस ओपन होती है। तो बेल्जियम में ये है कि बेल्जियम में अगर आपने पीएचडी फाइल करनी है तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है वो एक क्या करती है कि उनके पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स पे वो फंडिंग उनको मिलती है, तो वो फिर अपनी पीएचडी पोजीशन एडवर्टाइज कर देते हैं। और वो एडवर्टाइज करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जैसे यूरेक्सिस पे, findapphd.com पे। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के एंड में वो लिंक्स अटैच कर दोगे उसमें कमेंट्स में, तो वो मुख्तलिफ लिंक्स है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक डाल देना, जैसे यूरेक्सिस है, findapphd.com है, इस तरह लिंक्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फंडिंग बेस पीएचडी पोजीशंस ऑफर करती है। इसके अलावा आप इस तरह की जो पीएचडी फंडिंग बेस्ड पीएचडी पोजीशंस है वो आप लिंक्डइन पे भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपने लिंक्डइन पे यूनिवर्सिटीज को फॉलो किया हुआ है, या आप यूनिवर्सिटी पे आपने मुख्तलिफ हैशटैग आप सर्च करते हो, या आपने अपनी प्रोफाइल लिंक बनाई हुई है लिंक्डइन पे, तो आपको इस तरह की पोजीशंस भी आपको शो होती रहती है। तो मुख्तलिफ हर यूरोपियन कंट्री का एक मुख्तलिफ निज़ाम है। जैसे जर्मनी है, अब जर्मनी में डार्ट स्कॉलरशिप होती है पीएचडी की, और उनकी प्रोजेक्ट बेस भी होती है। फ्रांस में और मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप तो ऑल ओवर यूरोप होती है, फ्रांस की भी। तो आपने सबसे पहले टारगेट देखना कि यार आपका टारगेट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आपका एम क्या है। तो आप मुख्तलिफ तरीके से यूरोप में पीएचडी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ तरीके आपको बताए हैं। सही सलमान। अच्छा, अगला सवाल सलमान मेरा आपसे यह है कि जब भी हम कोई पीएचडी फाइंड करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपका सेम फील्ड का होना है या प्रोजेक्ट का होना है? अगर आप पीएचडी जब भी फाइंड करें, और जैसे कि मैंने बोला कि अगर तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी है, यानी कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट एडवर्टाइज किया हुआ है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैटर करती है कि जो आपका प्रीवियस रिसर्च वर्क है वो उसके साथ कितना मैच मैच कर रहा करता है। है। ठीक है, तो अगर मेरा रिसर्च वर्क जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मेरे जीरो चांसेस है कि इसमें मेरी सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि डिग्री आपकी ऐसा मैटर नहीं करती है, पुरानी आपकी मास्टर्स की डिग्री क्या है या आपकी बैचलर्स की डिग्री क्या है, आप पीएचडी के लिए उन्होंने क्या। जब भी आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो तो वो ये नहीं उसमें मेंशन होता कि यार ओनली केमिकल इंजीनियर्स। तो अगर वो मोस्टली इस तरह होते हैं केमिकल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर, अगर मटेरियल्स इंजीनियर से रिलेटेड है तो वो उसमें मटेरियल्स और केमिस्ट्री को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन उनकी ऑप्शन ये होती है क्योंकि आजकल रिसर्च वर्क जो है वो बहुत वास्ट हो गया है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो अगर आपका रिसर्च वर्क इस फील्ड से रिलेटेड है, और बेशक उसकी आपकी बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री वो डिग्री नहीं है जो पीएचडी में ऑफर हो रही है, लेकिन आपका रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आपके हाईली चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो आपने बेसिकली जो मेन फोकस है वो यही रखना है कि जो पीएचडी पोजीशन ऑफर हो रही है उसमें मैं किस तरह कितना ज्यादा मेरी जो मास्टर्स या मेरा रिसर्च वर्क उसमें कितना ज्यादा फॉल करता है। तो सही। आप इस तरह इसको लेके चलो तो उसमें काफी चांसेस बन जाते हैं। बहुत अच्छा आपने इसको ना गाइड किया। मैं एक चीज़ इसमें मजीद ऐड करना चाहूँगा, क्या हम अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त भी हमें यही चीज़ देखनी चाहिए? जैसा कि आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि फाइनल ईयर में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आगे इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो इस बारे में आप कोई गाइड करना चाहेंगे? यूरोप में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स के लिए यूरोप में एक अलग प्रोसीजर है अप्लाई करने का। उस पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप्स पे करते हैं। और अगर कोई यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती भी है तो वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, लेकिन उसमें आपका रिसर्च वर्क इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। उसमें आपकी डिग्री, आपके सब्जेक्ट्स, आपका जीपीए, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है, रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और इरास्मस मंडस पे अप्लाई करते हो तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, मे बी वो चीज जो है वो एक अलग सेशन उसके लिए रिक्वायर्ड होगा।
लेकिन वो मास्टर्स में अप्लाई करना, इरास्मस मंडस के लिए अप्लाई करना, वो एक अलग पूरा प्रोसेस। ठीक हो गया सलमान, इंशाल्लाह अगर हुआ तो हम एक ज़रूर आपके साथ, आपका अगर टाइम अवेलेबल हुआ, क्योंकि आपका टाइम भी प्रेशियस है, तो हम ज़रूर एक सेशन आपके साथ जो है अरेंज करेंगे। अच्छा, अगला सवाल मेरा है कि जब आप पीएचडी वगैरह के लिए कर रहे होते हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल और सीवी, इसका कितना इम्पैक्ट होता है? अगर आप ये देखो कि रिसर्च प्रपोजल, आपका कवर लेटर, आपकी सीवी का कितना इम्पैक्ट होता है, तो ज्यादा इम्पैक्ट होता ही इस चीज का, और किसी चीज का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ये कंसीडर करता है कि यार मेरी पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो आपकी पब्लिकेशंस ज्यादा होने से इतना मैटर नहीं करता, अनलेस कि आपके जो सीवी, आपका कवर लेटर, आपका रिसर्च प्रपोजल उस रिसर्च वर्क के साथ कितना मैच कर रहा है। अगर आपका उसी रिसर्च वर्क में पब्लिकेशन है तो वो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है, लेकिन आपकी सीवी, आपका कवर लेटर, आपका रिसर्च प्रपोजल जिस रिसर्च पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता या उसके साथ मैच नहीं करता, तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो आप जब भी अप्लाई करो, आपने एक चीज जरूर मेक श्योर करनी है कि आपकी सीवी जो हो वो उस पोजीशन के मुताबिक आपने डिजाइन करनी है। जो आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट सॉरी, जो आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट लिखने हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, आपने जो भी चीजें उसमें मेंशन करनी है वो आपने इस तरीके से मेंशन करनी है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको उस पीएचडी पोजीशन के लिए सुपरवाइजर हायर करना चाह रहा है, वो उसके ट्रैक के, उसके मतलब के पॉइंट्स हो। इसी तरह आपका जो कवर लेटर है, आपने उसमें वही चीजें लिखनी है जो उनको रिक्वायर्ड है। आपने उसमें एक्स्ट्रा चीज कोई मेंशन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कवर लेटर किसी पोजीशन के अप्लाई करता हूँ, मुझे कवर लेटर मेंशन कर बनाना पड़ता है, तो उसमें मुझे ये बताना है कि यार मेरा बैकग्राउंड किस चीज का है, मैंने पास में किस चीज पे रिसर्च वर्क किया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट में मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, अगर उसमें मैं ये मेंशन करता रहूंगा कि यार मेरे ये पेपर है, मेरा वो पेपर है, मेरे 10-12 पेपर्स है, तो इट इज ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ऑफ कोर्स उसमें वो इंटरेस्ट होते हैं कि आपके कितनी पब्लिकेशन है, लेकिन जो मेन चीज है आपने वो ये मेंशन करनी है कि मेरे जो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कैसे हेल्पफुल हो सकता हूँ, इस प्रोजेक्ट में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे मैच करता है। तो कवर लेटर में आपने ये मेंशन करना है, और रिसर्च प्रपोजल आपने इसी तरह डिजाइन करना है। आपने बताना है कि जो ये इस पोजीशन पे मैं क्या मजीद इनिशिएटिव्स ले सकता हूँ, मेरा क्या प्लान है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना चाहिए, और फर्दर हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत बेहतर सलमान, आपने ना मेरे कुछ सवाल जो आगे आने वाले थे अपने इसी जवाब में काफ़ी हद तक कवर कर दिए। और ये एक वाकई एक पता लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस बंदा है जिसने इस गो थ्रू किया है, तो उसको सारा प्रोसीजर पता है और बड़ा अच्छे अंदाज से आपने गाइड कर दिया है। मेरे आगे के तकरीबन 2 सवालों का जवाब आपने इसी में दे दिया है। अगर मैं अच्छा। इंटरप्ट करूं, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अब जब मैंने यहाँ पे अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मेरी सिर्फ एक पब्लिकेशन थी। ठीक है, और जब मैंने इस पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो मैंने सिर्फ ये चीज देखी थी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है वो मेरे साथ, मेरी पोजीशन, मेरे बैकग्राउंड के साथ, मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ कितना मैच करता है। तो अगर मैं उसको देखूं तो वो ऑलमोस्ट 80% मेरा रिसर्च इंटरेस्ट इस पोजीशन के साथ मैच करता था। तो जब मैंने सीवी भेजी, अपना कवर लेटर भेजा और उसके प्रोफेसर से मैंने कांटेक्ट किया, तो विद इन 2-3 डेज उसका मुझे रिप्लाई आ गया था। अब विद इन 2-3 डेज इज क्वाइट फास्ट। जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं उनको पता है कि इस प्रोफेसर का रिप्लाई आने में कितना टाइम लग जाता है और कितना मुश्किल होता है कि उनका आपको रिप्लाई मिले या उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स मिले। तो अल्लाह का शुक्र था कि मुझे 3-4 दिन में ही प्रोफेसर का रिप्लाई आ गया, और फिर फर्दर मेरा इंटरव्यू हुआ, जस्ट बिकॉज के रिसर्च उसमें मेरा बहुत ज्यादा इस पोजीशन मैच कर रहा था, और मेरी सीवी और मेरा लेटर आप कह लो कि से कि बहुत परफेक्ट था, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि इस तरह बनाऊं कि इस प्रोजेक्ट के साथ वो थोड़ा सा मैच करे। तो उसकी वजह से मुझे अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन में प्रोफेसर का रिप्लाई आ गया था, और फिर मुख्तलिफ इंटरव्यूज हुए, तो उसके बाद मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी। सही, मतलब आपकी सीवी के साथ आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो बड़ा मैच करता है, और वो आपको ईमेल के अंदर भी लाजमी मेंशन करना चाहिए ताकि प्रोफेसर का भी इंटरेस्ट बने कि वो आपको कांटेक्ट बैक करे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मेरा सवाल था अगला के प्रोफेसर को कैसे अप्रोच किया जाए, जो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे बता दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि जब हम वेरी फर्स्ट टाइम प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो क्या तरीकाकार होना चाहिए उनको अप्रोच करने का?
अब उसके लिए ये है कि अगर आप, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आप अगर किसी प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस ले रहे हो या आप किसी प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको अपने सुपरवाइजर से, यानी कि जो एक तरह से आपका एम्प्लॉयर भी है, आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मुश्किल समझ लो कि अगर आप किसी को ईमेल करते हो, तो आप फॉर द सेक ऑफ टाइम अगर आप अपने आप को एज ए एम्प्लॉयर समझो कि यार मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैंने जिंदगी करनी है, इंटरेस्टेड हो, तो इसलिए अगर एक सर है वो इस चीज में इंटरेस्टेड ज्यादा होगा कि जो मैं स्टूडेंट हायर कर रहा हूँ उसकी इसमें एक्सपर्टीज कितनी, उसको इस रिसर्च वर्क के बारे में कितना पता है, बैकग्राउंड इस रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो फ्यूचर में इस रिसर्च वर्क से रिलेटेड वो हमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। बिकॉज उस प्रोफेसर ने, उस सुपरवाइजर ने एक इंडस्ट्री से या गवर्नमेंट से 4 इयर्स के लिए फंडिंग ली हुई है इस प्रोजेक्ट के लिए, और फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट की एनुअली, क्वार्टरली, मंथली मीटिंग्स होती है जिसमें आपको रिपोर्ट देनी होती है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। अब जैसे कि मेरी जो प्रोजेक्ट की मीटिंग है एनुअल जो है वो सितंबर में प्लान अभी से हो गई है, उसमें मैंने ये उनको प्रेजेंट करना है कि मैंने एक साल में जो मेरी रिसर्च वर्क में प्रोग्रेस है वो क्या थी। अगर उनको लगेगा कि जो मैंने एक साल में रिसर्च वर्क जो मैंने किया वो उस प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद हुआ, साबित हुआ, और उसमें कोई प्रोग्रेस उसको नजर आई, तो उसके बेसिस पे मेरी पीएचडी कंटिन्यू होगी। अदरवाइज अल्लाह ना करे कि वो मेरी पीएचडी डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। यहाँ पे बेसिकली मोस्टली ऐसे ही होता है, डिसकंटिन्यू बहुत ज्यादा केसेस में नहीं होती, लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई इनपुट ना दे तो आपकी पीएचडी डिसकंटिन्यू होती है। यहाँ पे एक केस मेरे सामने हुआ था एक लड़के का कि उसने एक साल तक जब प्रोफेसर ने उसको पोजीशन पे हायर किया, तो उसने अपनी सीवी में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई थी जो फेक थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन की थी जो रियल नहीं थी। अब उसकी सिलेक्शन तो हो गई फॉर द बेसिस, फॉर द टाइम बेसिस, तो उसकी तो सिलेक्शन हो गई। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसका जो वो डिलीवरेबल्स प्रोजेक्ट के जो प्रोफेसर उससे एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं डिलीवर कर सका। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक साल बाद प्रोफेसर ने उसको वार्निंग दी, और 1.5 साल बाद उसको उसने फंडिंग डिसकंटिन्यू कर दी। उसको पीएचडी पोजीशन से नहीं निकाला, लेकिन उसकी फंडिंग डिसकंटिन्यू कर दी। क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के साथ अगर आपने फंडिंग ली है या कंपनी के साथ फंडिंग ली है, तो आपको उसका मंथली और ईयरली, क्वार्टरली आपको उसका आउटपुट देना होता है, आपकी वैल्यूएशन होती है। तो अगर कोई प्रोफेसर, सुपरवाइजर मुझे एक पोजीशन के लिए हायर कर रहा है, तो ही विल मेक श्योर कि मैं इस पोजीशन के लिए फिट पर्सन हूँ। और उसके पास एक सीवी या एक पोजीशन, एक स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया होगा, उसके पास 15, 20, 100 पोजीशन, 100 स्टूडेंट से भी अप्लाई किया हो सकता है। तो मैं उनमें से कैसे अपने आप को आउट क्लास करूं, मैं किस तरह चीजें उसमें मेंशन करूं, और किस तरह प्रोफेसर का या सुपरवाइजर का इंटरेक्ट जो है उसकी अटेंशन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। तो आपने बस उसमें ये मेंशन करना है कि आप किस पोजीशन के लिए, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप इसमें आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ कितना मैच करता है, और आप इसमें किस तरह आउटपुट दे सकते हो, और आपको इस फील्ड के बारे में, इस चीज के बारे में कितनी नो हाउ है। तो सही। बेसिकली एक सुपरवाइजर इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है। प्लस ऑब्वियसली इस चीज पे भी फोकस होता है कि आपकी साइंटिफिक राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको, आपने पास की पब्लिकेशंस आपकी हैं या नहीं है। एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी उसका रिसर्च इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, प्लस उसकी पब्लिकेशंस भी है, तो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट होता है उसके लिए। तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं कि इसकी पब्लिकेशंस भी है, सिर्फ पब्लिकेशन नहीं है, इसकी पब्लिकेशंस भी है, और इसका मतलब कि इसको साइंटिफिक राइटिंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। प्लस वो ये भी देखते हैं कि आपने पास में, मास्टर्स में, बैचलर्स में आपने किस तरह की एक्टिविटीज की है, आपने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कितनी की है, आपने वॉलंटियर एक्टिविटीज कितनी की है, आपने यूनिवर्सिटीज में किस तरह की एक्टिविटीज की है कि आप एक अच्छे टीम लीडर या एक आप टीम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एक ग्रुप में जो आप पीएचडी कर रहे होते हो, तो आप, प्रोफेसर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपने लैब मेट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आप इंटरेक्शन में रहो, और आप लोग मिलके अपने प्रोजेक्ट्स में इंटरेक्ट करो, और मुख्तलिफ आप एप्लीकेशंस करो, और एक दूसरे को सपोर्ट करो, और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम एक आपके ग्रुप में बने कि उसके अच्छे आउटकम्स आए। तो इस चीज को भी वो बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो आपकी हर चीज मैटर करती है, सिर्फ एक चीज को अगर आप ज्यादा वैल्यू करो, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वैल्यू ये चीज करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप इस प्रोजेक्ट में क्या एडिशन कर सकते हो। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरी प्रोफेसर से इस बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो उसने कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट हायर करे थे। अब एक बात थोड़ी सी इररिलेवेंट है, मतलब कि मास्टर्स की है, तो उसने कुछ मास्टर के स्टूडेंट हायर करने थे इरास्मस के लिए।
तो एरास्मस के थ्रू भी उनके पास एप्लीकेशन प्रोफेसर के पास आती है एरास्मस के थ्रू। तो उनको देखना था कि उन्होंने किस स्टूडेंट को अपने पास एक्सेप्ट करना है, फिर वो एरास्मस को उनको मैसेज देते हैं, फिर इस तरह स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है। तो प्रोफेसर ने मुझसे मेरे साथ कुछ सीरीज डिस्कस की, बिकॉज आप जब पीएचडी कर रहे होते हो तो आपको प्रोफेसर मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व करता है, जैसे कि कोर्स मैनेजमेंट में, आपको टीम मैनेजमेंट में और मुख्तलिफ चीजों में, पेपर रिव्यूज में, मुख्तलिफ चीजों में आपके साथ प्रोफेसर एक इंटरेक्ट करता है, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस होता है इन चीजों में। तो उससे मेरे साथ जब डिस्कस किया तो उसने मुझे बताया कि यार इसकी पोजीशन, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसका ये एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है, इसके पेपर्स भी हैं, प्लस ये इस सोसाइटी के मेंबर है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि शी इज वेरी एक्टिव इन टीम बिल्डिंग एंड टीम लीडिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो उसने उसको एक प्लस पॉइंट समझा और उसने उसको सोचा कि यार इसको मैं ज्यादा कंसीडर। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपके एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी लाजमी होनी चाहिए और वो आपके सीवी को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल साबित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी सीवी में और में आपने हाईलाइट जो करना है, आपने सीवी में अपना हाईलाइट, अपना रिसर्च वर्क, अपना पास्ट रिसर्च वर्क, अपने पब्लिकेशंस और आपने फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चल सकते हो, आपने इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है। आपने ये ना हो कि आप अपने फ्रंट पे आपने सिर्फ ये मेंशन किया हो कि आपकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज क्या थी। तो आप जाहिर सी बात है एक प्रायोरिटीज आपने सेट करनी है। सही, यानी कि क्या कहते हैं, बेसिकली आपको बूस्ट ला जरूर देगी, लेकिन फर्स्ट इंटरेस्ट उनका वो रिसर्च बेस्ड ही रहेगा जो कि उनका टाइटल है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आपको ऑफर आती है, जब आप तो कोई कहते हैं कि ठीक है हम आपको कंसीडर करते हैं, तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में मोस्टली आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर या सुपरवाइजर्स का फोकस ये होता है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने मुस्लिम लोगों से कंसल्ट किया है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो आपसे आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि आपने, फॉर एग्जांपल मैंने एक दफा अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी, बट कोविड की वजह से कुछ फंडिंग्स नहीं अप्रूव हो सकी और वहां पे फिर मेरा फर्दर परसू नहीं हुआ था। तो वहां पे जो सुपरवाइजर थी, शी वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसने अब मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, उसने मेरी बैचलर्स की डिग्री निकाली, उसमें जो मुख्तलिफ कोर्स मैंने लिए हुए थे उनके बारे में मेरे से पूछा, जो कोर्स उसको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लग रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने एडवांस मैथमेटिक्स का एक कोर्स लिया था एंड शी वाज लुकिंग कि यार ये कोर्स हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज इट वाज मोर काइंड ऑफ सिमुलेशन एंड कोरिलेशंस काइंड ऑफ वर्क। तो उसको लगा कि यार इस काम में मुझे काफी हेल्प मिल सकती है, तो शी आस्क्ड मी अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि प्रोफेसर ने मेरे से मास्टर्स में जो मैंने कोर्स लिए, अब मेरा CO2 कैप्चर पे फोकस था, तो CO2 कैप्चर इज बेसिकली मोस्टली मैथ्स ट्रांसफर। तो उसने जो मैंने मास्टर्स में मैथ्स ट्रांसफर का कोर्स लिया था उसके बारे में मेरे से पूछा। फिर फर्दर उसने मेरा जो मास्टर का थीसिस था उसके बारे में पूछा। तो दे विल आस्क यू अबाउट योर कोर्सेज, दे विल आस्क यू अबाउट योर रिसर्च वर्क, दे विल आस्क यू अबाउट योर पास्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क कि आपने लैब में किस तरह का एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, आपका रिसर्च वर्क क्या था और आपने किस किस तरह की एक्टिविटीज पास में आप करते रहे हो। और उसके बारे में अगर आप कोई चीज मेंशन करते हो कि फॉर एग्जांपल इफ की आस्क यू कि आपने इस पे क्या काम किया, तो आप कहते हो कि मैंने इस पे ऑप्टिमाइजेशन वर्क किया। एक एग्जांपल देने के लिए मैंने एक बात किया, मटेरियल साइंस के लिए डिफरेंट हो सकता है, केमिकल इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। एक केमिकल ये तो इंजीनियर आपकी की फील्ड पे स्पेसिफिक, डिपेंड करेगा। हाँ जी, उसने मेरे से क्वेश्चन, आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कहते हो कि मैंने इस फील्ड में इसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, सो दे विल आस्क यू कि इस इक्विपमेंट को कैसे वर्क करते हैं। और अगर आप कहते हो कि आई डिड सम ऑप्टिमाइजेशन स्टडी, तो दे विल आस्क यू हाउ टू डू एन ऑप्टिमाइजेशन स्टडी। अगर आप, इसलिए आपने कोई भी चीज इंटरव्यू में मेंशन करनी है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि उस चीज के बारे में आपको पता है। अगर आपने कोई चीज मेंशन कर दी, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस रिसर्च वर्क में गुजारी, अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चन कर दिया, आपने कोई बात उनको कह दी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका आंसर भी दे सकते हो। तो आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो आप झूठ हो या गलत हो, क्योंकि वो उसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बिल्कुल सही, आपने अपनी बिल्कुल जो तो सलाहियत आपके अंदर है वही उसको बताना है। हाँ जी, अच्छा तो मैं सलमान, बस वाइंड अप कर दूं
मतलब कहने का ये है कि वो आपसे पूछेंगे आपके पास एक्सपीरियंस के बारे में, आपके रिसर्च वर्क के बारे में और आपके कोर्सेज के बारे में, और फर्दर वो क्वेश्चन आपसे ये कर सकते हैं कि आपने फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के लिए आप क्या ऐड कर सकते हो, या आपके क्या प्लान्स हैं, या आपके क्या आइडियाज हैं। दे विल सीरियसली इंटरेस्टेड कि आपका क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया है। तो इस चीज के बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं। सही, वो इनोवेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या इनोवेशन ऐड कर सकते हो इसमें। अच्छा Exactly. सलमान, टोटल आपके कितने इंटरव्यू हुए थे? अब इस पोजीशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इस पोजीशन के लिए मेरे टोटल 3 इंटरव्यूज हुए थे। एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हुआ था, उस पे सुपरवाइजर ने मुझसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे। उसके बाद एक सेकंड इंटरव्यू हुआ था जिसमें सुपरवाइजर ने अपने एक और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसके साथ मिलकर इंटरव्यू लिया था। और एक थर्ड इंटरव्यू हुआ था जिसमें उसने सुपरवाइजर ने मेरा जो मास्टर्स का सुपरवाइजर था उसके साथ मिलकर इंटरव्यू लिया था। So he'll really make sure कि I am a perfect fit for this position. So सही, 3 छल्लियों से आपने उन्होंने गुजारा आपको, उसके बाद फिर कहीं जाके आपको हाँ जी, चूज किया। तो हाँ एक जी, काफी हेक्टिक टास्क रहा होता होगा, तो और एंजाइटी वगैरह उस वक्त के भाई पता नहीं क्या रिजल्ट आउटकम आएंगे, ये तो जरूर होता होगा उस वक्त। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपको जाहिर सी बात है ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो और फंडिंग बेस्ड पोजीशन हो, तो प्रोफेसर आखिरी हद तक जाते हैं ये मेक श्योर करने में कि यार दिस पर्सन इज अ फिट फॉर आवर पोजीशन, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड के आप एक साल आपके ऊपर वो फंडिंग भी लगाएं, एक साल आपके ऊपर एफर्ट भी करें और इन दी एंड आप उनके साथ काम ना कर सको, क्योंकि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी आप करो तो 1 साल का होता है। 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और 1 साल ऐसे से पहले वो आपको फायर भी नहीं कर सकते। सो दे सही, हैव टू मेक श्योर कि यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पोजीशन। बहुत अच्छा आपने ना आंसर किया इन क्वेश्चन का, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को इसको ना काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम अपने इस पॉडकास्ट के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आफ्टर गेटिंग द ऑफर के हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन डॉक्यूमेंटेशन की, और कैसे प्रोसीजर चलता है, तो इसके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। अगर आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में हो सकता है, तो अगर मैं बेल्जियम की ही बात करूं तो आप अगर पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मोस्टली सुपरवाइजर्स जो है आपको मुख्तलिफ फाइल्स या मुख्तलिफ लिंक्स भेज देते हैं कि यार यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो। उनमें आपके पास की डिग्रीज हो सकती है, मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री। आप कुछ केसेस में आपका आइल्स का स्कोर यूजुअली नहीं मांगते, पीएचडी में नहीं मांगते, कुछ केसेस में वो जस्ट टू मेक श्योर कि आप कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है वो काफी अच्छी है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि आपका आइल्स का स्कोर भी हो, बट वो ऑप्शनल होता है मोस्टली फंडिंग बेस्ड पोजीशंस में। तो बाकी पोजीशंस में मुख्तलिफ में होती है ऑप्शन, लेकिन फंडिंग बेस्ड पोजीशन में नहीं होती। और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं, जिसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके एनरोलमेंट करनी होती है। और एनरोलमेंट करने के बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। और एडमिशन लेटर मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने वीजा के लिए अप्लाई करना। सही, तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजती है, या सारा ऑनलाइन ही चलता है, फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट आता है? यूनिवर्सिटी ही आपको सारे डॉक्यूमेंट भेज देती है आपको। जैसे कि एडमिशन लेटर है, अब वो आपको यूनिवर्सिटी ईमेल कर देती है, आप उसको प्रिंट निकाल लो। और मोस्टली एडमिशन लेटर्स में अब तो फिजिकल वाला सेटअप खत्म हो गया। अब तो वो उसमें मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, जैसे क्यूआर कोड्स होते हैं या बार कोड्स होते हैं, तो किसी को भी वेरिफिकेशन करनी होती है वो उनसे कर लेता है। तो या मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, तो वो आपको एडमिशन लेटर भेज देते हैं। और एक और चीज ये होती है कि आपका सुपरवाइजर आपको पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट भी भेजता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन के ऊपर। मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको एक आप इस तरह कह लो कि ऑफर लेटर आपको देते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपको फर्दर अपने वीजा के लिए अप्लाई करना। जब हम फंडेड पोजीशन पे जा रहे होते हैं, उस वक्त हमें कोई स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं दिखानी पड़ती वीजा के लिए? उसमें आपको कोई ऐसा बैंक स्टेटमेंट या कोई चीज नहीं दिखानी होती, कि बिकॉज आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, एज ये आपको एज ए जॉब कंसीडर करते हैं। तो उस जॉब के लिए आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, सिर्फ आपको अपने पास प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के वीजा लेने के लिए, वही चाहिए होते हैं। उसके अलावा कोई बैंक स्टेटमेंट इस तरह की चीजें आपको नहीं चाहिए होती। बस यूनिवर्सिटी आपको, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के अल्टरनेटिव में यूनिवर्सिटी आपको आपकी आपकी लैब आपको आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर दे देती है।
कि आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी हमारी तरफ से। तो आपका एम्बेसी जो होती है, एम्बेसी का यही कंसर्न होता है कि यार इसका जो है फंडिंग सोर्स क्या है, ये इसका वहां पे इस पर्सन जो हमारी कंट्री में जा रहा है इसका क्या सर्वाइवल सोर्स है। तो या तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, या तो आप स्कॉलरशिप पे हो, या फिर आप पेड पीएचडी पे हो, या फिर आप कोई भी स्किल्ड वर्कर हो। तो जब आप स्कॉलरशिप पे होते हो, इरास्मस मेंटस की स्कॉलरशिप मोस्टली होती है, कोई और स्कॉलरशिप होती है, उन पे भी अक्सर आपसे नहीं मांगते। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया वो आपसे नहीं बैंक स्टेटमेंट मांगते। इसी तरह आप पीएचडी फंडिंग पीएचडी के लिए जाते हो तो उसमें आपकी सैलरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको दिखाना होता है, उसमें भी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर आप सेल्फ पे जा रहे हो तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होती। सही, यानी कि वो आपका बैंक स्टेटमेंट का ही काम करती है, जो आपका कॉन्टैक्ट लेटर होता है कि भाई हम ये इस तरह अपनी लिविंग सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है मेरा अकोमोडेशन से रिलेटेड। क्या यूनिवर्सिटी वगैरह अकोमोडेशन अरेंज करके देती है, या जाने से पहले आपको खुद अरेंज करनी होती है? एज ए मेंशन्ड अर्लियर कि यहाँ पे आपकी पीएचडी को एक तरह से जॉब पोजीशन कंसीडर किया जाता है। तो यूरोपियन जहाँ पे भी फंडिंग पोजीशंस हैं, फंडेड पोजीशन है यूरोप में जहाँ पे भी है, तो उसमें ये आपको एज ए जॉब पोजीशन कंसीडर करते हैं। तो उसमें आपको खुद ही अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है। तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में और मोस्टली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में आपको यूनिवर्सिटी में कोई रेजिडेंस नहीं मिलती। वो प्रेफर करते हैं कि बैचलर्स के या मास्टर्स के स्टूडेंट को रेजिडेंस दें। पीएचडी के स्टूडेंट्स को मोस्टली रेजिडेंस नहीं मिलती, बिकॉज पीएचडी के स्टूडेंट जो होते हैं वो उनकी तरफ से पेड होते हैं, उनको पर मंथ सैलरी मिल रही होती है। तो पीएचडी के स्टूडेंट्स मोस्टली अपनी रेजिडेंस खुद ही बाहर ढूंढते हैं, मतलब कि सिटी में या यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी उनको सूटेबल लगता है, तो वो यहाँ से जाने से पहले ही अपने लिए कोई भी रेजिडेंस के का जो सेटअप है वो अरेंज कर लेते हैं। और आजकल के दौर में तो ये चीज इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आप ऑनलाइन सर्च करो, मुस्लिम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करो, वहां पे आपको अपार्टमेंट्स रेंट पे मिल जाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो। और यूनिवर्सिटी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से आप रब्ता करो कि मैंने इस यहाँ पे पेमेंट करना है, तो वो आपके हाथ पे जाके चेक कर सकते हो और आपके हाथ पे जाके सकते हैं। तो वो चीजें इतना ज्यादा ट्रबलसम नहीं होती। सही, ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट बता दिया कि हम यहाँ जो एडमिशन टीम है उनके साथ भी जो है रब्ता करके अपनी हेल्प ले सकते हैं उनसे। अच्छा, अब हम आखिरी पार्ट की तरफ आएंगे अपने उसकी, जो कि आपकी बेल्जियम की लाइफ से रिलेटेड है कि बेल्जियम में लाइफ कैसी है, अकोमोडेशन की कॉस्ट वगैरह क्या पड़ती है, लिविंग कॉस्ट वगैरह क्या पड़ती है। अगर हमारे पास इतना स्टाइपेंड हो या सैलरी हो तो हम अपना एक अच्छी लिविंग कर सकते हैं। अगर हम अकेले हों तो इतना काफ़ी रहेगा, और अगर हम फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो हमें इतना काफ़ी रहेगा। मोस्टली यहाँ पे बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में आपको जो पीएचडी के लिए सैलरी मिलती है वो अराउंड 1800 या अराउंड 1700 टू 2200 होती है। इस रेंज में होती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द सिटी। तो मैक्सिमम आप कह लो कि 2500 3000 भी कुछ केसेस में मिलते हैं, लेकिन 2500 से लेके 1800 एक एवरेज है जो आपको पीएचडी सैलरी मिलती है। और बेल्जियम में तो अब ऑल ओवर द यूरोप ही इस वॉर के बाद काफी चीजें एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन ये है कि आप अगर रहते हो, यहाँ पे रह रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडियो ही लेते हो या आप एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप सिंगल पर्सन हो, आप चाहते हो कि मैं एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकता हूँ, तो आपको शेयर्ड अपार्टमेंट में बेल्जियम में ऑलमोस्ट 300 टू 400 यूरो पे करने पड़ते हैं। और ऑल ओवर द यूरोप आपको ऑलमोस्ट 250 से लेके 400 तक इस ऑल यूरोप आपको शेयर्ड अपार्टमेंट मिलता है ऑल यूरोप। लेकिन अगर आप की चॉइस ये कि आप एक स्टूडियो लो, तो उस स्टूडियो में ऑलमोस्ट आपको 400 से 600 700 इस रेंज में आपको स्टूडियो मिल जाते हैं। और बेल्जियम में ऑलमोस्ट 500-600 यूरो तक आपको एक नॉर्मल स्टूडियो मिल जाता है। सही। अच्छा, तो हमारी लिविंग कॉस्ट क्या होती है, जिसमें ग्रोसरी वगैरह, ट्रैवलिंग हो गई, इसमें आपका एवरेजली कितना कॉस्ट आ जाती है नॉर्मल बंदे की? लिविंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट एक सिंगल पर्सन के लिए जो लिविंग कॉस्ट है, इंक्लूडिंग आपका एक्सक्लूडिंग रेंट, इंक्लूडिंग आपके फूड एक्सपेंसेस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, वो मिला के आपको ऑलमोस्ट आप कह लो कि एक रफ एस्टिमेट अगर मैं बताऊं
तो 400 500 तक आपका रफ एस्टिमेट आता है, जिसमें एक सिंगल पर्सन इजीली सरवाइव कर सकता है। उसमें उसका ट्रैवलिंग है, उसका फूड है, उसका अदर एक्टिविटीज है, आउटडोर ईटिंग है, तो कुछ भी ये सारी चीजें 400 500 में आप मैनेज कर सकते हो। और आपका जो रेंट है वो आपका 500 से 600 यूरो एक स्टूडियो का रेंट हो सकता है, और एक 400 तक आप एक शेयर्ड अपार्टमेंट भी ले सकते हो। ये जो आपने रेंट बताया, इस रेंट में बिल्स इंक्लूड होते हैं जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर वगैरह? हाँ जी, यूजुअली इस ये जो मैंने आपको अमाउंट बताई है, यूजुअली इनमें जो बिल्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि पानी का बिल, गैस का बिल और बिजली का बिल। अक्सर केसेस में इंटरनेट का भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन मोस्टली आपको इंटरनेट खुद अरेंज करना पड़ता तो आपने बेसिकली स्टूडियो रखा हुआ है या क्या कहते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट रखा हुआ है? है। यहाँ पे मैं तो अपने यहाँ पे स्टूडियो ही है। हाँ जी। अच्छा सलमान, हम आपसे एक एंड में एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप काइंडली अपनी कैंपस और अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की कुछ तस्वीरें हमसे शेयर कीजिएगा। हम उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के अपने व्यूवर्स के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जो है वो देख सकें कि भाई कैंपस आपका किस तरह का है। अगर हो सके तो रूम की अगर छोटी सी वीडियो मिल जाए कि वो देख सकें कि रूम किस तरह के हैं, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई यहाँ के रूम्स किस तरह के हैं, लिविंग किस तरह की है, जो मे भी उनको मोटिवेट करे कि हम यहाँ के पढ़ें तो एक अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिल जाता है, आउटडोर भी और इंडोर भी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया अपना। और मुझे पता है पीएचडी करना बहुत ही एक क्या कहते हैं काम है जिसमें बंदे के पास मोस्टली टाइम नहीं होता, लेकिन आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम फिर आपको एक दफ़ा ज़रूर बॉदर करेंगे। अगर कोई सेशन, अगर क्वेश्चन इस तरह के आए जो हमने कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो ज़रूर हम आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास टाइम हुआ तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको हम नासिर हो। इंशाल्लाह हम मुलाकात करते बहुत रहेंगे। शुक्रिया आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए।